हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। देखिए बेटा, आप लोगों ने परमाणु संरचना में यहाँ पर आपने क्वांटम संख्याएं पढ़ी। क्वांटम संख्याओं के बाद में आपने यहाँ पर कक्षकों के बारे में कुछ जानकारी ली, जिसमें आपने एस कक्षक के बारे में पढ़ा, पी कक्षक के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने डी कक्षक के बारे में। इसके बाद कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स के आपको मेन यहाँ पर पता होनी चाहिए, उन वर्ड्स के अर्थ आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे। पहला अपने पास है यहाँ पर कक्षक की ऊर्जा। क्या है बेटा? कक्षक की ऊर्जा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी यहाँ पर बोर के नियम में कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, n का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कक्षकों की ऊर्जा का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाता है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि बोर के सिद्धांत के अनुसार आपने पढ़ा, उनके अभिग्रहित के अनुसार पढ़ा कि जैसे जैसे कोषों की संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे यहाँ पर ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तेजित अवस्था। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे समभ्रंश कक्षक। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है परिरक्षण प्रभाव। इसी से पहले आपको पढ़ना है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला आता है आपके पास तलस्थ अवस्था। देखिए, परमाणु की निम्नतम कक्षा, निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा, निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जिसमें क्या उपस्थित हो बेटा? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यहाँ पर परमाणु है, उस परमाणु में कक्षकें हैं, उन कक्षकों में आपने ऐसी कक्षक ली है जिसकी ऊर्जा सबसे क्या है? कम है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये 1s कक्षक क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षक, जिसको अपन बोलते हैं तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ये कक्षक सबसे अधिक स्थायी होती है। ये जो अवस्था है, ये अवस्था क्या होती है बेटा? सबसे अधिक स्थायी होती है, यानी परमाणु इसी अवस्था में रहना पसंद करता है। उसी के बाद आती है उत्तेजित अवस्था, कि यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा का अवशोषण करके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण करके, ऊर्जा का अवशोषण करके यदि वो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाए, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाए, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाए, तो उस कक्षक को यहाँ पर अपन बोलेंगे बेटा उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। जैसे 1s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा ग्रहण करके वो किसमें चला जाता है? 2s में चला जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। चूंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसीलिए ये कक्षक क्या होती है बेटा? अस्थायी होती है। ऐसी समझ में।
कि यहाँ पर क्या कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु में अपनी निम्नतम अवस्था से ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जा का अवशोषण करके वो किसमें चला जाता है बेटा, उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में चला जाता है। जैसे हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन 1s से किसमें चला जाता है बेटा, 2s में, अपनी ग्राउंड स्टेट से वो यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में जा रहा है, तो उस कक्षक को, उस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर उत्तेजित अवस्था। देखिए बेटा यहाँ पर ये तलस्थ और उत्तेजित अवस्था अपने काम में आएगी जब अपन यहाँ पर संकरण के बारे में, फोर्थ चैप्टर आता है रासायनिक बंधन वाला, उसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। उस समय अपने को बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट लेनी होती है, वहां अपने को ध्यान में रखना है कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। क्लियर है बेटा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आती है समभ्रंश कक्षक। वैसे आपको पहले भी मैंने बता दिया था कक्षकों की संरचना में यहाँ पर समभ्रंश का मतलब होता है समान ऊर्जा वाली कक्षके, समान ऊर्जा वाली कक्षके, ऐसी कक्षके जिनकी ऊर्जा क्या हो बेटा, समान हो, तो उनको क्या कहा जाएगा बेटा, यहाँ पर समभ्रंश कक्षक कहा जाएगा। लास्ट आपके पास है यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम दर्शाते हैं जेड इफेक्टिव से, ZEFF से, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए नाभिक पर उपस्थित आवेश, कौन सा आवेश बेटा, प्रोटॉन के कारण धन आवेश। इस नाभिक पर उपस्थित आवेश जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अनुभव किया जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों यहाँ पर देखिए कि यहाँ धन आवेश होता है, यहाँ ऋण आवेश होता है। विपरीत आवेशित एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। तो जब इस नाभिक पर धन आवेश का मान बढ़ेगा तो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण यहाँ पर कहाँ जाएगा बेटा, पास में जाएगा। तो उस आकर्षण बल को ही हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना ही कहाँ जाएगा बेटा, पास में। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में जाएगा तो यहाँ पर ऊर्जा या परमाणु की जो संरचना है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आकार क्या होता जाएगा बेटा, छोटा होता जाएगा। क्या कहा मैंने, वापस से सुनिए यहाँ पर कि नाभिक पर उपस्थित धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल को हम क्या कह रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इस आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर प्रस्थान करता है बेटा, नाभिक की ओर। जितना ज्यादा यहाँ आकर्षण होगा, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना ही कहाँ जाएगा, करीब जाएगा, और करीब जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है बेटा परिरक्षण प्रभाव। क्या आता है बेटा यहाँ पर, परिरक्षण प्रभाव। ध्यान से सुनिए बेटा यहाँ पर, परि का मतलब होता है आवरण, चारों ओर। रक्षण का मतलब है रक्षात्मक आवरण यहाँ पर नाभिक के चारों ओर जनरेट हो जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परिरक्षण प्रभाव। वो कैसे जनरेट होता है वो ही देखिए बेटा यहाँ पर। ये आपके पास क्या है बेटा, नाभिक। इस नाभिक के बाहर ये कोश है, और ये बाहर वाला बीच में और कोश हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन है, और इस कोश में भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से क्या अनुभव करते हैं, आकर्षण बल। क्या अनुभव करते हैं बेटा, यहाँ पर आकर्षण बल अनुभव करते हैं। यहाँ पर भी क्या लगेगा बेटा, आकर्षण बल, ठीक है। क्या लग रहा है,
आकर्षण बल लग रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य। मैंने कहा यहाँ पर कि इस अंदर वाली कक्षक में क्या उपस्थित है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ आपके पास क्या लग रहा है? आकर्षण बल। ठीक है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य समान आवेश है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करके ये इसको कहां धकेलता है? नाभिक से दूर धकेलता है। कहां पहुंचाता है इसको? नाभिक से दूर की ओर पहुंचाता है। जब यहाँ नाभिक से ये दूर की ओर जाएगा तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आपने कहा यहाँ पर कि बाह्यतम कोश से अंदर वाले जो कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये जो आपका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से उतना आकर्षण बल अनुभव नहीं कर पाता जितना वो पहले कर रहा था। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां चला जाता है बेटा? दूर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ये नाभिक के चारों ओर क्या बना रहे हैं? एक रक्षात्मक आवरण बना रहे हैं। उसी आवरण को अपन क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर बेटा? परिरक्षण प्रभाव। क्या नाम दे रहे हैं बेटा यहाँ पर? परिरक्षण प्रभाव। चलिए बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपने पास यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ना है बेटा, अफबाउ नियम। एक वर्ड लेना है बेटा, अफबाउ नियम। एक मिनट। चलिए बेटा अफबाउ नियम। देखिए बेटा यहाँ पर अफबाउ, वैसे नाम से आपको देखने को मिल रहा है कि शायद कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम नहीं होता बेटा। यहाँ पर अफबाउ एक है यहाँ पर जर्मन भाषा का शब्द। अफबाउ क्या है बेटा यहाँ पर? जर्मन भाषा का शब्द। अफबाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? निर्माण करना। ये अफबाउ यहाँ पर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीन होता है बेटा यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर निर्माण करना। किसका निर्माण? यहाँ पर कि परमाणु में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का निर्माण मतलब है यहाँ पर व्यवस्था। यहाँ पर परमाणु में कक्षकों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। एक कक्षक आपने पढ़ ली, कक्षक में इलेक्ट्रॉन आपके पास पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किस कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित होंगे
तो उसी व्यवस्था के निर्माण को हम क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, ऑफ-बॉ नियम। क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, ऑफ-बॉ नियम। देखिए ये ऑफ-बॉ नियम क्या कहता है कि जब भी अपने को किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, जब भी किसी परमाणु की परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा के बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कि वो क्या कहता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इस क्रम में बेटा यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर भरा जाता है। अब वो ऊर्जा का क्रम क्या होगा अपने पास यहाँ पर, तो उसके लिए छोटी सी सारणी आपको याद रखनी है बेटा। सारणी क्या है अपने पास कि सबसे पहले कोश में कौन सी कक्षक आती है बेटा, 1s। दूसरे में आपके पास 2 आती है, 2s और 2p। तीसरे में आती है 3s और 3p और 3d। ऐसे ही 4s, 4p, 4d, 4f होती है। फिर आती है आपके पास 5s, 5p, 5d, 5f। उसके बाद आती है बेटा 6s, 6p, 6d। उसके बाद आती है 7s, 7p। ये आपको चार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आगे भी और होती है कक्षक, लेकिन उनको अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने तत्व जो प्रकृति में ज्ञात है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सारणी से आराम से बन जाता है। देखिए इसमें आपको एक क्रम याद करना है, क्रॉस वाइज कट कर दीजिए इनको फटाफट इस प्रकार। तिरछी लाइन में आपको इनको क्या करना है बेटा, कट करना। इस प्रकार से तिरछी लाइन में इनको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इन लाइनों को जोड़ दीजिए इस प्रकार, आगे वाले सिरे को पीछे वाले सिरे से जोड़ दिया बेटा यहाँ पर आपने। क्लियर है। अब आपको एरो को घुमाना है, ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट करना है। इस प्रकार एरो चलता जाएगा आगे से, ठीक है। हाँ जी, जब आप यहां गए तो आपके पास कौन सी कक्षक आई बेटा, 1s। इस 1s की ऊर्जा सबसे क्या होती है, कम। उसके बाद आपको रास्ते में क्या मिली बेटा, यहाँ पर घूम के गए तो 2s। उसके बाद आपको मिली 2p, उसके बाद मिली 3s, उसके बाद मिली आपको 3p, फिर मिली 4s, फिर आपको रास्ते में 4s के बाद में क्या मिली बेटा यहाँ पर 3d। 3d के बाद आपको क्या मिल रही है बेटा यहाँ पर 4p। 4p के आगे आपको क्या मिल रहा है 5s। फिर आपको 5s के बाद में क्या मिल रहा है बेटा 4d। फिर आपको मिल रहा है 5p, फिर मिल रहा है 6s। उसके बाद आपको मिल रहा है 6s के बाद में यहाँ पर देखिए बेटा 4n। उसके बाद आपको मिल रहा है 5d। उसके बाद आपको मिल रहा है 6p। उसके बाद आपको मिल रहा है 7s। फिर आपको मिल रहा है 5f, फिर आपका 6d, फिर उसके बाद में 7p मिलना है बेटा यहाँ पर। इसी क्रम में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निर्धारित है। इसकी ऊर्जा सबसे कम और इसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा। इस क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिलअप करना है, उनको भरना है। ये आपका क्या है बेटा यहाँ पर, ऑफ-बॉ
नियम, जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऊर्जा के बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए इसी ऑकवो नियम के अंतर्गत हम यहाँ पर 4 रूल पढ़ते हैं। उन चारों रूलों के अनुसार यहाँ पर हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा? व्यवस्थित करेंगे। क्लियर है? अब देखिए बेटा वो 4 रूल क्या है अपने पास यहाँ पर। पहला नियम आता है अपने पास यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पहला अपने पास क्या आता है बेटा? पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए बेटा पाउली का अपवर्जन नियम यहाँ पर क्या कहता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक परमाणु है, ये आपका एक परमाणु, इस परमाणु में यहाँ पर किसी कक्षक में क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, किसी भी कक्षक के ले सकते हो। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय, चुंबकीय, चक्रण, इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जा सकते हैं बेटा? 2। एक परमाणु कक्षक में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाउली के अनुसार यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर कभी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। अधिकतम 3 का मान समान हो सकता है, लेकिन चौथी का यहाँ पर मान क्या होगा बेटा? अलग होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या कहा पाउली ने, यहाँ पर परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता। कभी भी समान नहीं होता। आई चीज समझ में? अर्थात यहाँ पर हम एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अधिकतम एक कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बेटा? 2। कैसे? देखिए एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लेते हैं कक्षक है बेटा 3s। कौन सी कक्षक है? 3s। s में हम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बेटा? यहाँ पर s कक्षक के लिए l का मान हम यहाँ पर कितना रखें बेटा? 0। तो अपने पास s कक्षक में, s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं बेटा? 2। तो देखिए यहाँ पर आपने कहा कि इस 3s के लिए आपके पास यहाँ पर n का मान, l का मान, p का मान और यहाँ पर s का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए बेटा n का मान कितना है यहाँ पर? 3। s का मान कितना है बेटा? यहाँ पर 0। m का मान यहाँ पर कितना है? 0। s का मान यहाँ पर कितना संभव हो सकता है बेटा? +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। अच्छी समझ में? यानी ये आपके पास एक कक्षक है और इस कक्षक में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखे? 2। कितने रखे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान यहाँ पर 3 होगा, l का मान 0 होगा और m का मान भी क्या होगा? 0।
लेकिन s का मान कितना होगा बेटा, प्लस हाफ। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसी में बैठा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है, l का मान वही 0 है, m का मान भी वही 0 है, लेकिन लास्ट वाली जो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है, उस स्पिन क्वांटम नंबर का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, -12। अर्थात एक कक्षक में विपरीत चक्रण रखते हुए अलग अलग चक्रण, कि एक का क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त होगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में होगा। विपरीत चक्रण रखते हुए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखी जा सकते हैं बेटा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। तीसरा अगर रखें तो n का मान वही, l वही, m वही, लेकिन s का मान तो 2 ही संभव है। अगर प्लस हाफ रखोगे तो इसके समान हो जाएगा, और यदि माइनस हाफ रखा तीसरे इलेक्ट्रॉन का तो वो इसके समान हो जाएगा। लेकिन पाउली का नियम क्या कह रहा है यहाँ पर, कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान ही नहीं हो सकता। लास्ट वाली क्वांटम संख्या तो आपकी भाई अलग होगी ही होगी। क्लियर है? ये था आपके पास क्या बेटा यहाँ पर, पाउली का अपवर्जन नियम। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर हुंड का बहुलता नियम। हुंड का बहुलता नियम। देखिए बेटा, हुंड का बहुलता नियम क्या कहता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब भी हम परमाणु कक्षकों में, कौन सी परमाणु कक्षकों में बेटा, समभ्रंश में, इसमें बेटा यहाँ पर समभ्रंश में, जैसे P की अपन बात करें, यहाँ पर P में 3 समभ्रंश कक्षक होती है, Px, Py और Pz। जब भी हम यहाँ पर समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक एक भरेंगे। उसके बाद शेष बच रहा है, तो उस शेष बचे हुए का हम पहली कक्षक से विपरीत चक्रण रखते हुए उसका युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया मैंने यहाँ पर, आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, P कक्षक है, और उस P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार अपन भर सकते हैं। यहाँ पर तरीका देखिए, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर कि 1 2 3 4 ऐसे भर दिया, या 1 2 3 और 4 कुछ ऐसे भर दिया, या फिर मैंने भरा 1 2 3 और 4। क्लियर है? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भरा, या फिर इसको खाली छोड़ के ये ले लीजिए, कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पर भरा। तो देखिए यहाँ पर हम हुंड की बहुलता नियम के अनुसार क्या कहेंगे, कि समभ्रंश कक्षकों में पहले कितना कितना भरा जाएगा, एक एक। तो यहाँ तो बेटा देखो खाली रह गई, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका क्या है आपका बेटा, गलत। ऐसे ही यहाँ देखिए पहले वाली खाली रह गई, तो ये क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट में देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, उसके बाद हम आने वाले चौथे इलेक्ट्रॉन को विपरीत चक्रण करते हुए भर रहे हैं। यानी हुंड के अनुसार आपके पास कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यही होता है। ऐसे मैंने कहा D5 में यदि इलेक्ट्रॉन भरने हो, D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हो बेटा, 5। कितनी कक्षक होती है D में, 5। तो आप कैसे भरोगे, 1 2 3 4 और 5। ये नहीं कि आप यहाँ ना भर करके यहाँ इसका युग्मन कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर पहले प्रत्येक कक्षक में कितना कितना इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना है। क्लियर है? तो एक तो था आपके पास पाउली का नियम, दूसरा अपने पास क्या आया, हुंड का बहुलता नियम। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा यहाँ पर N प्लस L का नियम। इंपॉर्टेंट रूल है बेटा N प्लस L का रूल। क्या आता है बेटा अपने पास यहाँ पर,
n प्लस l का नियम। देखिए n प्लस l का नियम क्या कहता है यहाँ पर, n प्लस l का नियम क्या कहता है यहाँ पर कि यदि आपके पास एक ही कोश हो और उस कोश में बहुत सारे उपकोश होते हैं, उन उपकोशों की यदि ऊर्जा आपको निर्धारित करनी है तो वो ऊर्जा हम किस क्रम में निर्धारित करते हैं बेटा, n प्लस l के नियम में। जो अभी आपने यहाँ पर वो नियम में जो फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ किया था, वो फ्लो चार्ट किस आधार पर होता है बेटा, n प्लस l के नियम पे आधारित होता है। क्या कहता है n प्लस l का नियम कि यदि आपके पास किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान क्या है बेटा, समान है। पहले तो n प्लस l का मान है जिसमें ज्यादा होगा, क्या कहा यहाँ पर इस नियम में कि n प्लस l का मान जिस कक्षक के लिए अधिक होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, अधिक होगी। n और l का योग यदि ज्यादा है कक्षक के लिए तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर ज्यादा। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर यदि n प्लस l का मान क्या हो बेटा, समान हो, इसका योग क्या हो, समान हो, तो जिस कक्षक के लिए n का मान निम्न होगा, जिस कक्षक के लिए n का मान क्या होगा, निम्न कम होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा, यहाँ पर कम होगी। और जिसके लिए n का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपने स्टार्ट किया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर 5s 5p। आगे और कंटिन्यूस चलता जाएगा, फिलहाल इतना देखिए। हाँ जी, इसमें n का मान बताइए, n का मान इसके लिए कितना है, 1, इसके लिए 2, इसके लिए भी कितना 2, इसके लिए कितना बेटा 3, ऐसे ही यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ 5 और 5। हम देखिए L का मान है यहाँ पर, तो L का मान कितना है बेटा, यहाँ पर L का मान कितना है यहाँ पर, S के लिए 0, वही S के लिए 0, P के लिए 1 होता है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, S के लिए 0, P के लिए यहाँ पर 1, D के लिए 2, F के लिए 3, S के लिए 0 और P के लिए वापस आपका 1। ये बता रखा है क्वांटम संख्या में यहाँ पर मान। हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर बेटा क्या, n प्लस l का मान, दोनों का योग कर दें यहाँ पर, इसके लिए मान कितना हो गया 1, इसके लिए टोटल 2, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए यहाँ पर 4, इसके लिए 5, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 7, 5, 6। क्लियर है। अब देखिए बेटा, जिसमें n प्लस l का मान क्या है, कम, उसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पर सबसे कम किसके लिए है बेटा, 1s कक्षक के लिए, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी बेटा, यहाँ पर 1s की। सबसे कम ऊर्जा किसकी, 1s की। फिर इससे ज्यादा 2 नंबर वाले की 2 ही माने हैं यहाँ पर, किसके लिए बेटा, 2s के लिए। फिर 3 वाले, 3 वालों में 2 है आपके पास वैल्यू, किसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। n का मान किसके लिए कम है, 2p के लिए कम है। यहाँ 2 है जबकि यहाँ कितना है, 3 है, तो पहले कौन आएगी 2p, फिर कौन आएगी बेटा आपकी 3s। ऐसे ही आगे देखिए 4 मान आपके पास यहाँ पर 2 जगह दिख रहा है, किसके लिए, 4s के लिए और 3p के लिए। अब बात किस पे जाएगी बेटा, n के मान पे,
n का मान जिसके लिए कम उसकी ऊर्जा कम, n का मान कम किसके लिए है 3p के लिए, तो नेक्स्ट कौन आ गया 3p, उसके बाद कौन आ गया बेटा 4s। फिर आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो आगे देखिए बेटा यहाँ पर कितना मान आ रहा है 5 वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पर 5 वाले में हम n का मान कम देखेंगे, किसके लिए कम है बेटा यहाँ पर 3d के लिए, किसके लिए कम है 3d के लिए, फिर उससे ज्यादा किसके लिए है n का मान 4p के लिए, फिर उससे ज्यादा किसके लिए है बेटा 5s के लिए, क्लियर है। उसके बाद आपके पास कौन सा मान आएगा बेटा 6 वाला, 6 वाले में देखिए आपके पास n का निम्न मान किसके लिए है बेटा 4d के लिए, तो कौन आ गया आपके पास यहाँ पर 4d, फिर आपके पास कौन आ गई बेटा यहाँ पर 5p, फिर आपके पास 7 वाला मान आ गया कौन सा बेटा 4 ऐसी समझ में यहाँ पर यही क्रम अपने को जो सारणी बनाई थी ऑफ बो में उसके अनुसार आपको प्राप्त होता है, लेकिन एक्चुअल में आता कहाँ से है वो रूल यहाँ पर n प्लस एल के नियम से, जो n प्लस एन का नियम क्या कह रहा है कि जिस कक्षक के लिए ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसके लिए कम होगा मान उसके लिए ऊर्जा क्या होगी कम होगी, और यदि ये मान क्या हो इसका दो कक्षकों के लिए समान, तो हम क्या कहेंगे कि जिसका मान है जिसके लिए n का मान निम्न है उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसके लिए n का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा ज्यादा। ये था आपके पास कौन सा रूल बेटा n प्लस एल का नियम, जो ज्यादातर अधिकांशतः पूछा जाता है। लास्ट अपने पास आता है यहाँ पर लास्ट अपने पास आता है बेटा यहाँ पर अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। यदि आपको कहीं पर भी ये दो चीज देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, कि यदि आपको कहीं से भी आधा विन्यास मिल जाए या कहीं से भी किसी कक्षक का पूर्ण विन्यास मिल जाए, तो उस कक्षक का स्थायित्व क्या होता है बेटा ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है अधिक होता है बाकी कक्षकों की तुलना में, बाकी कक्षकों की तुलना में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है बेटा ज्यादा, यानी परमाणु किसकी ओर बढ़ना चाहता है हमेशा स्थायित्व की ओर बढ़ना चाहता है, तो स्थायित्व में वो क्या लेना चाहेगा या तो पूर्ण पूरित विन्यास या फिर क्या लेना चाहेगा बेटा अर्धपूरित विन्यास। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि सबसे ज्यादा स्थायी कक्षक कौन सी होती है बेटा पूर्ण पूरित, उससे कम स्थायी होती है बेटा अर्धपूरित, और सबसे कम स्थायी होगी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली अन्य कक्षक। कैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक तो क्रोमियम का और एक है कॉपर धातु का, एक तो क्रोमियम का और एक किसका है बेटा कॉपर धातु का। क्रोमियम आता है 24 पे, कॉपर आता है 29 पे, ठीक है। ऑर्गन 18 तक, तो ऑर्गन 18 के जैसे अपन इलेक्ट्रॉन इनमें भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 4s और 3d, यहाँ पर भी आता है 4s और 3d, ठीक है। देखिए बेटा 18 तो यहाँ हो गए, बचे कितने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में दो तो चले गए पहले s में, क्योंकि s में दो ही भर सकते हैं अधिकतम, बाकी बचे हुए 4 किस में चले गए d में। d में कक्षक कितनी होती है बेटा 5 होती है, ठीक है। आपने 4 कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, लेकिन देखिए यदि इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको आधा भरा हुआ विन्यास मिल जाएगा, यानी अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा इस S से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, यानी विन्यास क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5।
अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास क्या हो गया बेटा, अर्धपूरित विन्यास हो गया। तो यहाँ पर यदि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो आपके पास विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 18 4s1 3d5। ये आपके पास विन्यास क्या होगा, राइट, और ये विन्यास क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ऑर्गन 18 हो गए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने बेटा, 9। वो डी में अपने को 9 इलेक्ट्रॉन रखने 5 कक्षकों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर इसके पास यदि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, पूर्ण पूरित विन्यास मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा और विन्यास क्या हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पर ऑर्गन 18 4s1 3d10। 3d10 का इसको कौन सा विन्यास मिल गया, पूर्ण पूरित, पूरी कक्ष के पूरी तरह से भरी हुई। अच्छी समझ में। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व की वजह से कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। किससे बेटा, यहाँ पर ऑफ बॉर्न नियमों से। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही है जो अभी तक आपने वो नियमों में पढ़ा कि किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या कहलाता है बेटा, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो दिया जाता है बेटा यहाँ पर संकेतन रूप में, और एक दिया जाता है कक्षक रूप में। एक तो दिया जाता है संकेतन रूप में और एक दिया जाता है कक्षक रूप में। जो आपके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ ना, ऑर्गन 18 4s2 3d4, एक संकेत के रूप में आप इलेक्ट्रॉन को रख रहे हो, वो तो कौन सा रूप हो गया बेटा, आपका संकेतन रूप। और यदि आप इस प्रकार से कक्षकों में लिख रहे हो, ऐसे अलग से कक्षक बना करके फिर उनमें एक एक फिर 2 इलेक्ट्रॉन आप रख रहे हो, तो वो कौन सा रूप होता है बेटा, यहाँ पर कक्षक रूप। इन दोनों रूपों में हम किसी भी परमाणु का क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बेटा, 8 नंबर पे। कितने पे आता है बेटा, यहाँ पर 8 नंबर के। 8 नंबर का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे रखेंगे, संकेतन रूप में। देखिए यहाँ पर पहले कौन सी कक्षक आती है बेटा, 1s, उससे ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, उससे ज्यादा ऊर्जा होती है 2p। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बेटा, 2। ऐसे ही यहाँ पर भी 2, कितने हो गए बेटा, 4। कितने शेष रह गए, 4 भर गए तो 4, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4। ये तो हुआ किस रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बेटा, संकेतन रूप में। कक्षक रूप में दे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 1s कक्षक, ये आपकी 2s कक्षक, और ये आपके पास कौन सी हो गई बेटा, 2p कक्षक। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को यदि आपको भरना है हम यहाँ पर, तो क्या कहेंगे कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 है। ऐसी समझ में इसको कक्षक रूप बोलेंगे और इसको हम संकेतन रूप बोलेंगे। क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये आपका चैप्टर क्या होता है बेटा, फिनिश होता है, खत्म होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा बेटा। यहाँ पर हाँ, एक और चीज, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए बेटा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो। ऐसी समझ में बेटा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को फायदा हो, इसीलिए यहाँ पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा, अपना थर्ड चैप्टर है अपना क्या बेटा, यहाँ पर आवर्त सारणी।
क्लियर है यहाँ पर? क्लियर बेटा? 10